हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जो कि मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लेके आई हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया के भारत में जो वित्त प्रणाली है उसको हम समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत में जो वित्त प्रणाली है इसका मतलब समझते हैं। तो किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास वो वित्त प्रणाली के अस्तित्व पर निर्भर करता है कि जितना ऑर्गेनाइज्ड वित्त प्रणाली होगा, जितना मजबूत वित्त प्रणाली होगा, उतना ही देश का आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से होगा। वित्त प्रणाली जो है एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान आ जाते हैं जो कि इस प्रणाली का समर्थन करते हैं। वित्तीय प्रणाली की एक विशेषता ये एकीकृत है, संगठित है, नियमित है। वित्तीय बाजार जैसे कि कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनकी उपस्थिति है जो कि घरेलू और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों को शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड जो है उनकी जो लोन होती है, जो उनकी वित्त की जरूरतें होती हैं उसको पूरा करती है। देखो वित्त प्रणाली, क्योंकि वित्त के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है उसके लिए हमें रुपये पैसे की आवश्यकता होती है जो वित्त प्रणाली हमें प्राप्त देती है। ये हमें वित्तीय इनपुट देती है और जिसके अंदर क्या है वित्तीय बाजार तथा वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थान जो है एक स्ट्रॉन्ग वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। देखो वित्त प्रणाली जो है दो शब्दों के मेल से बना है, वित्त तथा प्रणाली। वित्त के अंदर आ जाता है मौद्रिक साधनों को दर्शाता है जिसके अंदर चाहे वो सरकार है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो संस्थान है, चाहे वो व्यक्ति है, जिसको भी पैसे की जरूरत होती है ये जो वित्त है उसकी जरूरतों को पूरा करता है। प्रणाली का अर्थ होता है एक अर्थव्यवस्था में परस्पर जुड़े संस्थान, बाजार प्रक्रिया, एजेंट, लेना देना तथा दावे और दानपेरियां दिखाना है। क्योंकि देखो एक व्यक्ति जो है किसी को उधार देता है और दूसरा व्यक्ति उधार लेता है तो लेन देन हो जाता है। एक व्यक्ति ने लेना होता है, दूसरे व्यक्ति ने देना होता है। तो वित्तीय प्रणाली जो है पैसे और मौद्रिक एसेट के रूप में बचत को गतिशील बनाती है। देखो कुछ लोगों के पास काफी पैसा होता है, वो बचत करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रणाली उन लोगों से उनकी बचत को लेती है और जिन लोगों को जरूरत होती है उनको वो देती है। और वो लोग जिनको दिया जाता है वो उत्पादिक उपकरणों में इसको निवेश करते हैं। वित्तीय प्रणाली कुशल संचालन, अधिक उत्पादित निवेश के लिए धन के मुक्त प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। जहाँ पे पैसे की कमी है और जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वित्त प्रणाली जो है वहां से मुक्त प्रवाह बिना किसी रोक टोक के की सुविधा प्रदान करती है। वित्त प्रणाली जो है बचतकर्ता जो बचत करते हैं, निवेशक जिनको वित्त चाहिए होती है, उनके बीच में मध्यस्थता प्रदान करती है और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। क्योंकि यहाँ पे जो पैसा निवेशकर्ता को चाहिए होता है वो उन्होंने उत्पादित उपक्रम के अंदर लगाना होता है, कोई नया बिजनेस, कोई नया यूनिट, कोई नया इंडस्ट्री लगाना होता है। ये हम फंक्शन देखते हैं, कार्य देखते हैं। तरलता का प्रावधान, देखो जैसे वस्तुएं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें मौद्रिक परिसंपत्तियां चाहिए होती हैं और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जो वित्त प्रणाली होती है, वो हमें वित्त प्राप्त वित्त जो है प्रधान मतलब देता है और ये देखता है कि जो भी उद्यमी अपना उत्पादित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए उनके पास धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भारत में जो है आरबीआई को मुद्रा और सिक्के जारी करने, मतलब जो आरबीआई है वो नोट छापती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सिक्के भी छापती है। तो यहाँ पे धन की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास शक्ति दी गई है। देखो बचत को जुटाना, उत्पादिक गतिविधियों में लगाना,
बचत करने वाले को आकर्षित किया जाता है, उनकी छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा किया जाता है तथा उन्हें उद्योग के अंदर जो निवेशकर्ता होते हैं उनको दिया जाता है। आकार परिवर्तनकारी बैंक और अन्य वित्तीय मध्यस्थ जो होते हैं कि जो छोटी-छोटी जमा राशि होती है उसको इकट्ठा करते हैं और उन्हें प्राप्त मात्रा में जिन लोगों को वो पैसे निवेश के लिए चाहिए होते हैं, ऋण के रूप में आकार परिवर्तित करते हैं। इसी तरह जो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, जनता से उनकी तरलता के मुताबिक विभिन्न मैच्योरिटी डेट में वो जमा राशि स्वीकार करते हैं। उन्हें आधारकर्ता को उनकी आवश्यकता के मुताबिक अलग-अलग मैच्योरिटी डेट में आधार देते हैं और जिसकी वजह से वो देश की जो गतिविधियां होती हैं उसको बढ़ावा देते हैं। जोखिम परिवर्तन जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट के अंदर डेट फंड के अंदर लगाता है। तो जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो छोटा बचत करता है वो ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकता। तो ये जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा, ये छोटे निवेशक को जोखिम से बचाते हैं क्योंकि उनकी बचत छोटी होती है, इसलिए वो सीधे शेयर मार्केट के अंदर निवेश नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है इनसे पैसा लेती है और शेयर मार्केट के अंदर लगाती है और उससे क्या होता है कि जो बचत करता है उसका जोखिम भी कम होता है और उसको जो है रिटर्न भी ज़्यादा मिलती है और इससे क्या होता है कि औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे जो बचत होती है उसको निवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है और जिससे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। ये वस्तुएं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए भुगतान के लिए भी वित्त प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करती है कि लेन-देन की क्रिया सुरक्षित हो और तत्काल हो, लगातार होती रहे और विविधीकरण के द्वारा जो जोखिम है उसको भी मिनिमाइज़ करती है, उसको भी कम करती है। अब हम देखते हैं कि जो वित्तीय प्रणाली है उसके घटक क्या है। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल एसेट जो कि वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। देखो किसी भी वित्तीय प्रणाली का जो मूल उत्पाद है वो है वित्तीय परिसंपत्तियाँ। वित्तीय एसेट, फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होते हैं जिनका उपयोग जो होता है उत्पादन या उपभोग या परिसंपत्तियों के आगे निर्माण के लिए किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां भौतिक परिसंपत्तियों से अलग होती है। जैसे हमने जमीन खरीदी है, इमारत खरीदी है, सोना या चांदी खरीदी है और उसको हमने एक मतलब वो हमें कोई रिटर्न नहीं देते। वो ये जो भौतिक संपत्तियां होती हैं जो हमने खरीदी हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? अगर हम इमारत का उपयोग किराए के उद्देश्य से करते हैं तो ये वित्तीय परिसंपत्ति है। अगर इसका उपयोग जो है आगे हम पैसा जनरेट करने के लिए करते हैं तो ये वित्तीय परिसंपत्ति बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियां नगद परिसंपत्ति जिसमें सभी सिक्के और मुद्रा नोट आ जाते हैं जो कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। देखो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये क्रेडिट क्रिएट करते हैं, साख का सर्जन करते हैं। ऋण पर संपत्तियां होती हैं जिसमें लोग जो है एक दूसरे को उधार देते हैं, जैसे हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार दे सकते हैं जहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जैसे डिबेंचर कंपनीज इशू करके जो है लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकती है। स्टॉक एसेट के अंदर देखो क्या होता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर जो है खरीदे जाते हैं। उसके बाद है कि फाइनेंशियली इंटरमीडिएरी जो वित्तीय मध्यस्थता, इसमें सभी प्रकार के संगठन शामिल होते हैं जो व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहक जो होते हैं उनके वित्तीय लेन देन में मध्यस्थता करते हैं, उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे पूंजी बाजार जो है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर एलआईसी है। मनी मार्केट के मध्यस्थ के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए हमें दिए जाते हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। देखो जब हम वित्तीय बाजार का मतलब देखते हैं तो ये कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता। जहाँ पे भी कोई वित्तीय लेन-देन होता है तो हम उसे वित्तीय बाजार मानते हैं। जैसे बंदा एक बठिंडा में है, एक बंदा जयपुर में है, अगर उनमें कोई वित्तीय लेन-देन होता है तो उसे वित्तीय बाजार कहा जाता है। वित्तीय बाजार को उन केंद्रों और व्यवसायों के रूप में दिखाया जा सकता है जो वित्तीय परिसंपत्तियां, दावों और सेवाओं की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। देखो कभी-कभी जो स्टॉक एक्सचेंज के मामले में वित्तीय बाजार जो होता है, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो एक जगह पे केंद्रित है, तो इनका एक विशेष स्थान है।
जैसे देखो, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, सरप्लस होता है, अधिशेष क्षेत्र से घाटे वाले क्षेत्र जहाँ पे वित्त की कमी होती है, तो वहाँ पे पैसा जो होता है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये वित्तीय बाज़ार का मुख्य कार्य होता है कि ये जिसके पास पैसा ज़्यादा है और जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास ज़्यादा है उससे जिसके पास कम है उसको दिया जाता है। बाज़ार के भागीदार, निवेशक या प्रतिभूतियों के खरीदार, उधारकर्ता, विक्रेता, मिडलमैन और इसी तरह रेगुलेटरी बॉडीज, नियामक निकाय होती है। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किस तरह की होती है। एक तो होता है असंगठित बाजार, जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होता। धन उधार जिसमें आ जाता है, जैसे हमारे शाहूकार होते हैं, स्वदेशी बैंकर होते हैं, व्यापारी होते हैं, चिटफंड जो सार्वजनिक निजी वित्त कंपनी और चिटफंड कंपनियों को पैसा उधार देते हैं। देखो, आरबीआई इनको नियमित करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। संगठित बाजार होता है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको चाहे तो आरबीआई कंट्रोल करे, चाहे सेबी कंट्रोल करे। तो आरबीआई या अन्य जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनके द्वारा सुपरविजन की जाती है, इनके लिए रेगुलेशंस बनाई जाती है। तो जैसे मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार है, विदेशी मुद्रा बाजार है। यहाँ पे जो मनी मार्केट है, जो हमें शॉर्ट पीरियड के अल्पविधि के लिए ऋण या वित्तीय परिसंपत्तियों का बाजार है, ये अल्पविधि शॉर्ट पीरियड के लिए हमें उधार देती है। ये पैसे के मुद्रा के अंदर या निकट जो मुद्रा का प्रतिस्थापन होता है उसके अंदर डील करती है। जैसे व्यापार बिल है, वचन पत्र है, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। तो आरबीआई के मुताबिक जो मुद्रा बाजार है ये अल्पकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक बाजार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पैसे के करीबी विकल्प जिनको हम मुद्रा के अंदर आसानी के साथ बदल सकते हैं, प्राथमिक बाजार में नई वित्तीय दावों के लिए और पहले से ही बाजार में जारी वित्तीय दावों के लिए धन के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। तो जो मनी मार्केट है उसके अंदर आ जाता है कमर्शियल बिल, जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इसके कंपोनेंट है, ट्रेडेबल्स मार्केट है, कॉल मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ब्रीफली इनको डिस्कस किया है। जब हम अलग से जो मुद्रा बाजार करेंगे तो उसके अंदर मैं अलग से इसको काफी विस्तृत फॉर्म के अंदर वहां पे डालूंगी। कॉल मनी मार्केट जो है बहुत छोटी अवधि के लिए, जैसे 1 से 14 दिन के लिए, और यहाँ पे अत्यधिक ये तरल है और यहाँ पे जो लोन हम लेते हैं वो मांग पे चुकाया जाता है और यहाँ पे ब्याज जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। और उसी तरह कमर्शियल बिल मार्केट, वाणिज्यिक बिल बाजार, जो वास्तविक व्यापार लेन देन होता है, तो जिसके अंदर हम बिल ऑफ एक्सचेंज या वचन पत्र का इस्तेमाल होता है। ट्रेरी बिल बाजार, तो ये सरकार द्वारा इशू किया जाता है, जारी किया जाता है वचन पत्र या वितरण, और ये भी बहुत ज्यादा तरल होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी और एडहॉक। उसी तरह शॉर्ट पीरियड के लिए लोन वगैरह जो है दिया जाता है, जिसके अंदर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, जो मनी मार्केट होता है वो हमें शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है। जो पूंजी बाजार होता है ये हमें लंबे समय के लिए उधार लेने और देने की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है, जिसके अंदर प्राथमिक बाजार आ जाता है कि जब जो कंपनी है वो पहली बार जो है अपने सिक्योरिटीज इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी शेयर लेके आ चुकी हैं, जिनके लिस्ट हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट से हम खरीदते हैं। फिर है सरकारी प्रतिभूतियां बाजार, फिर है दीर्घकालीन ऋण बाजार, तो जिसके अंदर आ जाता है अवधि ऋण बाजार, बंधिक बाजार, और उसी तरह वित्तीय गारंटी बाजार, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो प्राथमिक बाजार है, जिसके अंदर देखो क्या होता है कि कंपनी जो है पहली बार अपना इशू लेके आती है, लोगों को इनवाइट करती है, जिसके अंदर पब्लिक इश्यूज आ जाते हैं, राइट इश्यूज आ जाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स आ जाती हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर हम, उनकी सिक्योरिटी हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां बाजार जो होते हैं इन्हें गिल्ट एज मार्केट भी कहा जाता है, जहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। और ये जो प्रतिभूतियां होती है अल्पविधि के लिए भी हो सकती है, दीर्घकालीन के लिए भी हो सकती है। अगर लंबे समय के लिए तो पूंजी बाजार में, अगर छोटे समय के लिए है तो मनी मार्केट के अंदर।
टर्म लोन मार्केट जो होती है, जो हमें लंबे समय के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। देखो, बंधक बाजार जो होता है कि जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, उसके बदले में हमें लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें जो फिक्स एसेट होते हैं वो सुरक्षा में देने पड़ते हैं, उसके अगेंस्ट हमें लोन मिलता है। वित्तीय गारंटी बाजार होती है, जहाँ पे वित्तीय सर्कल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की गारंटी के खिलाफ वित्त प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने बी से लोन लेना है, तो वो मुझे कहता है कि आप किसी व्यक्ति की गारंटी लो, तो कल को अगर मैं नहीं चुका पाऊंगा तो वो गारंटर से लेगा। प्रदर्शन गारंटी के अंदर जो होती है बयाना राशि होती है, प्रतिधान राशि और अग्रिम राशि के भुगतान को कवर करती है। देखो, वित्तीय गारंटी अगर वो पैसे में डिफॉल्ट करता है तो वहां पे वित्तीय अनुबंध को ही कवर करती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये वो बाजार होता है जहाँ पे विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है। इसे विदेशी बाजार भी कहा जाता है। ये भौतिक अर्थ में बाजार स्थान को स्थगित नहीं करता। इसमें कई डीलर आ जाते हैं, बैंक्स और ब्रोकर आ जाते हैं, जो विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के व्यवसाय में लगे होते हैं। इसमें आरबीआई और ट्रेड अधिकारी भी शामिल होते हैं, जो कि नियंत्रण अधिकारियों के रूप में इस बाजार में प्रवेश करते हैं। इसके ऊपर फैमा के द्वारा ये नियंत्रित होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं एक देश से दूसरे देश में, जैसे हमने बाहर घूमने जाना है यूएसए के अंदर, तो हमें यूएसए की करेंसी चाहिए होगी, तो ये हमें परचेजिंग पावर जो है ट्रांसफर करते हैं। ये हमें अगर बाहर से कोई चीज़ हमने लेनी है तो मंगवानी है, तो उसके लिए हमें ऋण वगैरह भी देते हैं। विदेशी मुद्रा जैसे हमने इम्पोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया है, तो उसके अंदर विदेशी मुद्रा के जोखिम को भी कवर करते हैं। भारत में ये 3 स्तरीय प्रणाली है। बैंकों और उनके वाणिज्य कमर्शियल ग्राहकों के बीच में व्यापार, और जो रजिस्टर्ड दलालों के माध्यम से, और बैंकों का व्यापार, व्यापारिक विदेश के अंदर जो बैंक्स होते हैं उनके साथ व्यापार। इसी तरह जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, प्राथमिक प्रतिभूतियां, प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटीज आ जाती हैं। इन प्रतिभूतियों को अवधि के आधार पर निम्नलिखित मुताबिक वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती हैं जिनकी मेच्योरिटी जो होती है 1 वर्ष से कम होती है, ट्रेजरी बिल। मध्यवर्त अवधि की प्रतिभूतियां 1 से 5 वर्ष की, लंबे समय के लिए जो 5 वर्ष से अधिक की मेच्योरिटी होती है। इसी तरह हम देखते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। ये विकास बैंक होते हैं जो कि बहुउद्देशीय संस्थाएं होती हैं, जो औद्योगिक उपक्रमों को माध्यम और दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करती हैं। ये निवेश की जो परियोजना होती है उनको खोज करती है, और जो लोन लेने वाले होते हैं उनको तकनीकी और प्रबंध की सहायता भी प्रदान करती है। मध्यम और दीर्घकालीन निधि बनाने के उद्देश्य से 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय स्तर के राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना की गई थी। 1955 में आईसीआईसी और 1958 में भारतीय रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन और 1964 में आईडीबीआई आदि स्थापित किया गया था। कृषि के लिए नाबार्ड, विदेशी व्यापार के लिए एग्जिम बैंक, आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक। फाइनेंशियल सर्विसेज सभी प्रकार की गतिविधियां जो वित्तीय प्रकृति की होती है। व्यापक अर्थ इसका है बचत को जुटाना और उनको आवंटित करना, कि उसको निवेश करना। ये व्यक्तिगत, मतलब जिन लोगों ने निवेश करना है उनको देना। तो ये व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहक, चाहे वो कंपनी फॉर्म में है, दोनों की जरूरतों को पूरा करती है। वित्तीय सेवाओं को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसमें ना वित्तीय सेवा के प्रावधान शामिल होते हैं, इवन जो वित्तीय उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री या दोनों शामिल होते हैं। वित्तीय सुविधाएं 2 प्रकार की होती है, फंड आधारित, जैसे अंडरराइटर, सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज में डील करना, लीजिंग आदि। गैर फंड आधारित के अंदर क्या होता है कि फंड नहीं इन्वॉल्व होते, फीस वगैरह लेके सलाहकार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसकी जो महत्वता है, एक तो बचतों को ये गतिशील करता है, कि जो बचतें होती हैं उनको लेके जो है जो निवेश करता है उनको देता है, निवेश को बढ़ावा देता है, वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश को प्रोत्साहन देता है, बचत को सही तरीके से आवंटित करता है, व्यापार, उद्योग और पूंजी निर्माण में विकास की मदद करता है, पिछड़े क्षेत्र की भी मदद करता है। इसके अंदर जो इसकी कमजोरी है, जो वीकनेसेस है, कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तालमेल का अभाव होता है, क्योंकि संस्थाएं बहुत ज़्यादा होती हैं
और जिसकी वजह से विकास बैंकों का प्रभुत्व होता है, एकाधिकारी प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण अकुशलता आ जाती है। औद्योगिक वित्त पोषण में विकास बैंकों की प्रभुत्व होती है, जनता से वो बचत लेने में विफल रहते हैं। और उसी तरह जो हमारा पूंजी बाजार है वो निष्कर्ष है, एक्टिव नहीं है, अनियमित है, जिसके अंदर हम ज़्यादा भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण ज़्यादा करते हैं। और उसी तरह अनुचित वित्त व्यवहार जैसे ऋण को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं।